चलें, ये सवाल मैं अब आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को जो है वो सॉल्व करवा रहा हूँ एक एक कर कर। ठीक है जी। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या है। द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन एड अप टू 45 years. 5 years ago, the person was 6 times as old as his son. Find the age of the person when his son was born. ठीक है। देखो, टुडे एज्यूम कर लो कि आज के दिन जो फादर की एज है, आज आज के दिन जो फादर की एज है वो है एक्स, और जो सन की एज है वो है वाई। ठीक है, आज के दिन जो फादर की एज है वो है एक्स और सन की एज जो है वो वाई है। लिखा हुआ है द एजेस ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन एड अप टू 45 years, यानी कि अगर मैं इन दोनों को आज ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 45 आता है। 5 years अगो, आज से 5 साल पहले। 5 years अगो, आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले फादर की एज क्या होगी? अगर फादर की एज आज एक्स है तो 5 साल पहले x-5 होगी, और सन की एज जो है वो आज वाई है तो 5 साल पहले y-5 होगी। 5 years ago, the person was 6 times as old as his son. यानी कि 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी थी। ठीक है, यानी कि x-5 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाई y-5, ये इक्वेशन था। बिकॉज अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आज फादर एक्स का है और सन वाई का है तो एक्स प्लस वाई 45 होगा, ये सवाल में ऑलरेडी लिखा हुआ था। और फिर आज से 5 साल पहले का मतलब होता है कि जो भी फादर की एज आज है उसमें से 5 माइनस कर दो, जो भी सन की एज आज है उसमें से 5 माइनस कर दो। तो आज से 5 साल पहले की फादर और सन की एज आ जाएगी। और सवाल की कंडीशन के हिसाब से आज से 5 साल पहले फादर की जो एज थी वो सन की एज मल्टीप्लाइड बाई 6 के बराबर थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। अगर दूसरे इक्वेशन को एक्सपेंड करें तो ये x-5 इज इक्वल्स टू 6y-30 बनता है। उसके बाद फिर -5 अगर राइट साइड पर जाएगा तो +5 बन जाएगा, और -30 में जब +5 होगा तो वो माइनस का 25 बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x-6y, या x इज इक्वल्स टू 6y-25। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन से हम x के बारे में लिख सकते हैं कि x जो है वो 45 माइनस वाई होगा, और इसको दूसरी इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6y-25। 45 राइट साइड पर आएगा तो 25 और 45 दोनों ऐड होंगे और वो बन जाएंगे 70। माइनस वाई और माइनस यहाँ पर आ जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -70। और फिर आपका जो y होगा वो बन जाएगा 10। y 10 बनने का मतलब ये है कि जो सन की आज की एज है वो 10 है। ठीक है, यानी कि अगर मैं टुडे की टर्म्स में बात करूं तो जो सन की एज है, क्योंकि वो y के बराबर है और y 10 आ रहा है, तो आज सन की एज जो है वो 10 है। और फादर की जो एज है वो 45 माइनस 10 यानी कि 35 है, बिकॉज सवाल में लिखा हुआ था कि फादर और सन दोनों की एज का सम जो है वो 45 के बराबर होगा। अब उससे ये पूछा था फाइंड द एज ऑफ द पर्सन व्हेन हिज सन वाज बोर्न, जब इसका बेटा पैदा हुआ था तब फादर की एज कितनी थी। सो हमें करना ये होगा कि आज सन 10 years का है और फादर की एज 35 है। आज से 10 साल पहले, जाहिर है बेटा अगर आज 10 साल का है तो वो 10 साल पहले पैदा हुआ होगा, तो आज से 10 साल पहले फादर की एज क्या होगी? 35 माइनस 10 यानी कि 25 होगी। क्या ये बात क्लियर है? कि आपका पहला सवाल था जो मैंने करा, और ऐसे बहुत सारे सवाल आप कर चुके हैं इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में करा। आप लोग इसको रिकॉर्डिंग में देखकर समझ भी सकते हैं अगर अभी कोई मसला हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। लिखा हुआ है स्पोर्ट्समैन कवर्ड 15 किलोमीटर ऑन अ बाइसाइकिल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 4 kilometers per hour,
he would have arrived at the destination half hour earlier. Find his original speed. अच्छा, स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आप एज्यूम कर लो कि अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है। डिस्टेंस जो है ना वो 15 किलोमीटर्स है। उसमें लिखा हुआ है स्पोर्ट्समैन कवर्ड 15 किलोमीटर्स ऑन अ बाइसाइकिल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। आप एज्यूम कर लो कि स्पीड जो थी ना वो x किलोमीटर्स पर आवर थी। ठीक है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? अगर हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका टाइम लगा होगा वो होगा 15 अपॉन एक्स। अब उसने लिखा है इफ ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर्स पर आवर। अगर वो अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर देता, बढ़ा देता, यानी कि अगर वो अपनी स्पीड को, जो कि अभी x है, उसकी स्पीड अभी x है, वो x+4 कर देता, x+4 किलोमीटर पर आवर कर देता, he would have arrived at the destination half hour earlier, तो वो आधे घंटे पहले पहुंच जाता। 15/x अभी टाइम लगा है, आधे घंटे पहले पहुंचता, तो इसमें से 1/2 हम माइनस करेंगे आधे घंटे के लिए। हिज ओरिजिनल स्पीड वॉज, अच्छा डिस्टेंस तो कभी भी चेंज नहीं होगा। डिस्टेंस पहले भी 15 किलोमीटर था, अभी भी 15 किलोमीटर ही रहेगा। डिस्टेंस जो है वो पहले अगर 15 किलोमीटर था, अब वो स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लग रहा है, लेकिन फासला उतना ही होगा। अब हमें जो स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उसके हिसाब से x+4 यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 15 डिवाइडेड बाय टाइम, और डिवाइड में आपके पास 15/x माइनस 0.5 आ रहा है। 1/2 या 0.5 एक ही बात है। अब अगर ये डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x+4 एक जगह पर, और दूसरे ब्रैकेट में 15 डिवाइडेड बाई x माइनस 0.5, और यहाँ पर आपके पास 15 रह जाएगा। अब x जो है वो 15/x से जब मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाइड बाई 15/x तो 15 बन जाएगा। फिर x जो है वो -0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो -0.5x बन जाएगा। फिर 4 जो है वो 15/x से मल्टीप्लाई होगा तो 60 डिवाइडेड बाई x बन जाएगा। और फिर जब 4 जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा, और ये पूरा का पूरा 15 के बराबर होगा। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो 15 में से 2 माइनस करेंगे 13, 13 राइट साइड पर जाएगा तो 15 को वो 2 कर देगा। यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 60 डिवाइडेड बाई x माइनस 0.5x इज इक्वल्स टू 15 से 15 के आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, या 2 को भी चले अगर हम राइट साइड पर ही रहने देते हैं, या इसको यूं लिख देते हैं -0.5x प्लस 60 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा ये कि आप जब x से दोनों साइड्स को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -0.5, और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लो, -x से मल्टीप्लाई करो तो पहली वाली चीज़ 0.5x² बन जाएगी, दूसरी वाली चीज़ है वो +60 बन जाएगी, और तीसरी वाली चीज़ -2x बन जाएगी, और ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको अगर प्रॉपरली अरेंज किया जाए, अरेंज करने से पहले दोनों साइड्स को 0.5 से डिवाइड कर देते हैं ताकि 0.5 रिमूव हो जाए। 0.5 से दोनों साइड्स को रिमूव डिवाइड करेंगे तो ये x⁻², 60 जब 0.5 से डिवाइड होगा तो 120 हो जाएगा, और -2 जब 0.5 से डिवाइड होगा तो 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं x⁻² माइनस 4x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0। यह हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जो चैप्टर नंबर 2 में हमने सॉल्व करना सीखा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए x की वैल्यू निकालनी होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई होप कि आप सब समझते होंगे। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। सो जो आप लोगों का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, उसके थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें।
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए आप एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। कितने लोग यहाँ तक पहुँच गए थे? काइंडली मुझे ये भी कंफर्म करिएगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मतलब है कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, विच इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर a क्या होगा? a एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू होती है जो कि 1 है। b क्या होगा? b जो है वो -4 होगा। और c क्या होगा? c 120 होगा। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बी स्क्वायर -4ac की मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। बी स्क्वायर का मतलब हो जाता है -4 का स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है। -4 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। इसको सॉल्व करते हैं तो -464 आ रहा है। ऐसा ही है क्या? बी स्क्वायर -4ac। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? अगर किसी ने कोई गलती नोट करी हो, आप सबका भी ये सर ऊपर माइनस को मल्टीप्लाई किया है, सबका साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पर किस जगह पर माइनस से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया ना? ठीक बात है। यहाँ पे जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये -0.5 प्लस का बन गया, और ये +60 जो है ये माइनस का 60 बनेगा। ठीक है। और ये जो है ये प्लस का 2 बन रहा होगा। एग्री? यही वाली बात थी ना? सो ये माइनस का है और ये प्लस का है। और अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये आपके पास 4 है और ये वैल्यू -120 है। ठीक है। तो अगर ये -120 है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा और ये 496 बन रहा है। अब मुझे ज़रा एक्स की दो वैल्यूज बताओगे? एक तो आपके पास हो जाएगी √496 कितना बनता है? 22.27। सो एक वैल्यू आपकी होनी चाहिए -4 प्लस 22.27 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। इस वैल्यू को ज़रा कैलकुलेट करते हैं। और 9.135 कुछ बन रहा है। एक्स की वैल्यू जो है इस तरह से 9.135 कुछ बन रही होगी। ठीक है। और वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ए हमारा आंसर होगा। अच्छा, दूसरी जो वैल्यू बन रही होगी वो नेगेटिव में बन रही होगी। अगर मैं √496 लेता हूँ -22.27 और -4 और फिर वो 2 से डिवाइड होता है, तो दूसरी जो एक्स की वैल्यू बन रही है वो -13.135 बन रही है। लेकिन क्योंकि एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स स्पीड है, इसीलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसिडर कर रहे होंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। क्वेश्चन 6 हो गया, क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, a line passes through the point 3, 5 and has same values of x and y intercept, find the equation of the line। एक लाइन जो है वो 3, 5 से पास होती है और उसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है उसकी भी वैल्यू सेम है। इस लाइन की आपको इक्वेशन ढूंढनी है। इसका मतलब ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बना लूँ, ये लाइन 3, 5 से भी गुजरती है। और ये कुछ लाइन ऐसी है कि इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट सेम है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट अगर 0, a है तो ये वाला पॉइंट भी जो है वो a, 0 ही है। दोनों पॉइंट जो है वो सेम है। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए मैं जो फॉर्मूला यूज करता हूँ वो होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अगर यही फॉर्मूला होता है तो मैं ग्रेडियंट कैसे ढूंढ सकता हूँ? मैं एक काम करता हूँ कि एक पॉइंट ले लेता हूँ 0, a, y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ऊपर a और नीचे माइनस ए से ए कैंसिल, -1 ग्रेडियंट होगा। मैंने इसको इसको जो है ना वो x2 कॉमा y2 लिया है, और इसको जो है ना वो x1 कॉमा y1 लिया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। उस हिसाब से अगर मैंने ये दो पॉइंट्स कंसिडर करे हैं तो हमारे पास x2 y2 की वैल्यूज है, और यहाँ से हमारे पास x1 y1 की वैल्यूज है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से हमारे पास -1 आ रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्रेडियंट हो गया। उसके बाद फिर हम अपनी इक्वेशन को ढूंढ सकते हैं। ये लाइन जो है वो 3,5 से भी गुजरती है। देयरफॉर हमें ये पता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। सो हम 3,5 जो है यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 डालते हैं, और c ढूंढते हैं। c हमारा -1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8। यानी कि ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू -x+8। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -x+8 जो है वो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर होगा ए। सो हमने जो अभी तक 3 सवाल किए उसमें से 6B, 7A और 8A। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, इसके आंसर्स भी वैसे मैं आप लोगों के साथ PDF आंसर्स शेयर कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्व हुए PDF आंसर्स भी आपसे शेयर करे गए हैं। सो आप उनको भी रेफर कर सकते हो और उनसे भी ये सवालात समझ सकते हो। बहरहाल हम अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स द y-axis at 4 एंड द x-axis at 8। एक आसान सवाल है, वो बोलता है कि आप उस लाइन की इक्वेशन बताओ जिसका जो y-axis पर y इज इक्वल टू 4 पर और x-axis पर जहाँ पर x8 होता है वहां पर इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, क्रॉस करती है, टकराती है। सो अगर हम इसको देखेंगे, यहाँ पर 0,4 और 8,0 से गुजरती हुई लाइन है। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 0,4 से और 8,0 से गुजरती हो। ठीक है, अगेन m ढूंढ लेते हैं। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो m हमारे पास जो है वो 4 डिवाइडेड बाई -8, तो -हाफ आ जाएगा। और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 4 है। तो हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx+c। ये इक्वेशन बन गई। अच्छा, हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारा फाइनल आंसर इसी फॉर्म में है। तो अगर हम आंसर्स देखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल ये आंसर आ रहा है। तो 9 का सी आंसर होगा। आई होप कि इसमें भी कोई मसला नहीं है। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा एक क्वेश्चन था। Question number 8. The cost of producing X units of a product last year was as follows. आपके पास X units बनाने की कॉस्ट दी हुई है 3.5x plus 2000, sorry 12,000. The variable cost has increased by 0.7 per unit this year. You are required to determine the minimum number of units to be produced and sold this year for break-even. If each unit is sold for ₹6, the minimum price that should be charged to break even if the estimated sales is 6,000 units. अच्छा, दो चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले तो देखें, आपके पास जो कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है विच इज 3.5x प्लस 12,000। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3.5 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और ये जो फिक्स अमाउंट है ये कौन सी कॉस्ट है, ये फिक्स कॉस्ट है। इसके लिए हमने किसी एक चैप्टर में, एक लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था कि क्यों ऐसा है। अब उससे बोला है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.7 से इंक्रीज हो गई है, यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट 4.2x हो गई है और फिक्स कॉस्ट उतनी ही है। अब इस सवाल में ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढने के लिए दो तरीके कर सकते हैं। या तो आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो,
ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आप सबको मालूम है। ब्रेक इवन पॉइंट को ढूंढने के लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिक्स कॉस्ट हमारी 12,000 है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगी? आपके एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 6 है और 4.2 उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, यानी कि आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.8 है। अब आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 1.8 है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 1.8 यानी कि 6,666.7, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6,666.67। इतने यूनिट्स अगर कंपनी बनाकर बेचेगी तो उस केस में कंपनी कहाँ होगी? कंपनी ब्रेक इवन पर मौजूद होगी। ठीक है जी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट है एक्चुअली उसके यूनिट्स आए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स ढूंढने हैं कि अगर कंपनी इतने यूनिट्स बनाकर बेचेगी तो कंपनी ब्रेक इवन पर होगी। अच्छा एक मिनट, इसने कुछ और हमें पूछा है। हाँ, अब थोड़ा सा हम इस सवाल को मजीद एक्सप्लोर करते हैं। इसने क्या बोला है, देखो वापस से पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट लास्ट ईयर वाज एज फॉलोज। कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। द वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज बाय 0.7 पर यूनिट दिस ईयर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 0.7 से इंक्रीज हो गई है। ये चीज़ तो हमने सही करी है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले 3.5 थी, अब वो 4.2 हो गई है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, आप क्या बताओ, द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड दिस ईयर फॉर ब्रेक इवन इफ ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹6। पहली बात आप ये बताओ कि कितने यूनिट्स बनाकर आपको बेचने पड़ेंगे इस साल ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए। अगर एक यूनिट 6 रुपए का बिकता है तो उसके लिए तो ये तरीका बिल्कुल सही है। 6 हमारी सेलिंग प्राइस है और उसमें से 4.2 हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया। 1.8 हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है, हमने फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि हमें 6,666.67 यूनिट्स बेचने होंगे। इतने यूनिट्स अगर हम बेचेंगे तो ब्रेक इवन पर होंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है सवाल के आंसर में। एक तो आपका आंसर एक पार्ट का तो ये है और ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो ये है, वो बोलते हैं द मिनिमम प्राइस दैट शुड बी चार्ज टू ब्रेक इवन if the estimated sales unit is 6,000 units। अब वो ये बोलता है कि आप ये भी बताओ कि अगर हम चाहते हैं कि 6,000 यूनिट्स पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट हो तो मुझे एक चीज कितने रुपए में बेचनी चाहिए। यानी कि वो जो 6 रुपए की वेरिएबल 6 रुपए की सेलिंग प्राइस आपको ऊपर दी हुई थी ना, अब वो बोल रहा है कि मैं 6 की नहीं बेचता एक चीज, मैं ज्यादा की बेच लेता हूँ, कम की बेच देता हूँ, लेकिन अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट 6,000 यूनिट्स पर चाहिए, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट वहां हो जहां पर मैं 6,000 यूनिट बेच रहा हूं, तो मुझे बताओ कि एक यूनिट मुझे कितने रुपए का बेचना चाहिए। इसका मतलब अब हमसे वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे वो पूछ रहा है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट के जो यूनिट्स हो ना वो 6,000 हो, फिक्स कॉस्ट जो हो वो 12,000 हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को नहीं छेड़ा उसने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 4.2 हो। सेलिंग प्राइस क्या हो, सेलिंग प्राइस क्या हो? ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगर सेलिंग प्राइस चेंज होगी ना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी चेंज होगी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को माइनस किया जाता है। तो इस तरह का इसलिए अब हमारे पास सवाल बना है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? हम ब्रेक इवन पॉइंट का दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वो चाह रहा है कि ब्रेक इवन 6,000 यूनिट्स पर हो, फिक्स कॉस्ट हमारी 12,000 है। ऐसा करने के लिए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी चाहिए होगी? अगर मुझे 6,000 यूनिट बेचकर ब्रेक इवन कमाना है तो मुझे एक यूनिट से जो कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगी, वो 12,000 डिवाइडेड बाई 6,000 यानी कि 2 रुपये होगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आती है। अब सेलिंग प्राइस हमें नहीं मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 4.2 है और कंट्रीब्यूशन 2 की है, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए वो 6.2 होनी चाहिए।
तो हमारा जो आंसर होगा वो 6.2 होगा इस बार हमारा आंसर, यानी कि इस सवाल में दो चीजें पूछी थी और दूसरे पार्ट का आंसर 6.2 होगा। सो ए हमारा फाइनल आंसर बनता है। बताएं जी, अब कोई आप लोगों को चीज डिस्कस करनी है मुझसे?